साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले हरियाणा में कांग्रेस ने एक कैंडिडेट को राज्यसभा का उम्मीदवार के लिए नॉमिनेट किया है। उनका नाम है करमबीर बोध और वो मेरे दोस्त हैं। मैं उनसे सेक्रेटरीट में कई बार मिला हूँ, अच्छी तरह खूब मुलाकातें हुई। अभी मैं देख रहा था उनके बारे में कुछ लोग ये वो फैला रहे हैं कि जी इन्होंने तो एससी के एक वर्ग को छोड़ दिया, ये दूसरे वर्ग को ले लिया। तो मैं कुछ लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ। मैं किसी का पार्टी या जाति की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक वो बात बोल रहा हूँ कि समाज के लोगों में जो भ्रमित करने के अलग अलग विरोधी प्रयास करते हैं ना, क्योंकि बीजेपी का प्रयास ये है किसी भी तरीके से वो बंदा जीत ना पाए। उसके पीछे की पॉलिसी क्या है, इन्होंने सतीश नांदल को जो खड़ा किया, भाई 31 वोट चाहिए तो कांग्रेस से 37 है, तो आराम से एक बंदा जीत जाएगा, बचे 6 वोट। अब ये क्या करेंगे बीजेपी वाले, कुछ बीजेपी की वोट बट के बीजेपी का भी 31 वोट से कैंडिडेट बन जाएगा जो संजय भाटिया। अब जो बचे वोट कुछ निर्दलीय मिला मिलू के ये किसी तरह चाहेंगे भाई ये बंदा हार जाए, क्योंकि इसके पास 2-4 करोड़ फेंकने के लिए पैसे हैं नहीं। और बीजेपी वाले आपको पता है क्या छात्र खेल चलते हैं अपने अपने पर्पज को सोल्व करने के लिए। तो ये जो मुझे लग रहा है ज्ञापन वगैरह देना जी, एससी ए को छोड़ दिया, हमारे बंदे को राज्यसभा का मेंबर हो जाए। अरे भैया बनने तो 2 ही हैं, तीसरे में तो 90 सीट है, तो 90 में तो एक का फिर काम बिगाड़ा ही होगा। तो एक बंदा अच्छा बंदा जाने का फायदा होता है। जब मैं जाट आरक्षण के चक्कर में कई लोगों से मिलता था तो उसी सिलसिले में मैं इनसे मिला था। एक बार नहीं, मैं कई बार मिला हूँ। इनकी वाइफ भी जॉब में है। देखो ये बंदा यूएन में दलित एट्रोसिटी के बारे में लेक्चर देने गए थे। पहले बहुत कम लोग होते हैं जो यूएन में पहुंच पाते अपनी बात को रखने के लिए। दूसरा क्या है कि इनमें एक समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था। तो वहाँ एमएलए भी बैठ के उस सेक्रेटरीट में सारे वही लोग होते हैं, तो ये एक्टिव आदमी थे। तो बेशक जॉब में पहुंच गए। कई लोग सोचते हैं जॉब में हो जी हम तो बहुत बड़ा सेक्रेटरीट में जाओ जो मजेदार काम हो गया हमारा। तो ये बंदा उस समय ये बंदा था कि उसके बावजूद भी एक्टिविटी में लगे रहते थे, सोसाइटी का भला कैसे हो। तो छोटे छोटे जो SC ST के बैक लोग हैं, कभी रिप्रेजेंटेशन देना, कभी कुछ करना, लोगों से मिलना, उनको कन्विंस करना, इस काम में लगे रहे। तो इस तरह से मैंने देखता था। तो जाट आरक्षण में मेरी जैसे मुलाकात होती तो मैं देखता था इनमें काम करने का जज्बा था। मैं एक बार मिला था, एक बार DGHS बैठा था उनके साथ। तो उसको कह रहे थे डॉक्टर साहब अपने जैसे 5-10 लोग पैदा करो, उसके लिए क्या करना है बताओ। तो मतलब ये सोचते थे भाई DGHS बनने का मतलब ये बंदा डॉक्टर बनेगा तो वो सिविल सर्जन बनेगा, सिविल सर्जन से DGHS बनेगा तो वहां तक जाएगा, तो कहीं वो भला करेगा। तो उस तरह की सोच वाले आदमी है। और ऐसे व्यक्ति का उठना, अब वाई पूरन कुमार की जो सुसाइड हुआ था उसमें भाई साहब इन्होंने की मेन भूमिका थी उस आंदोलन को खड़ा करने में, विरोध करने में। तो क्या है कि उसके राहुल गांधी की नजर पड़ गई कि भैया एक्टिव आदमी है। तो क्या होता है ज्यादातर SC ST OBC में, तो मैंने OBC वालों कितने लोगों से मिला हूँ जो अपने आप को फंडे का कहते हैं, हमने ये करा वो करा वो करा। जाट आरक्षण में बड़े बड़े सरपंच प्रधान में पूरे इंडिया के देखे भाई साहब। मैंने इनसे एक्टिव आदमी पढ़ा लिखा भी है, एक्टिव आदमी देखा। इस बंदे को मौका मिलेगा तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा समाज के लिए। तो अब सीट एक है तो भाई साहब मेरा तेरा छोड़कर अब अच्छे बंदे को आगे आने दो। अगर ऐसे बंदे को मौका मिलता है तो कुछ अच्छा करेगा, समाज का भला हो। और OBC में तो ऐसे लोग हैं नहीं। ठीक है, रामचंद्र जांगड़ा को भी बना दिया, पहले औरों को भी बनाया है। तो एक SC या BC से एक आध को बनाते रहे हमेशा। तो OBC में हम इनकी आवाज उठाएं, कुछ काम करें। मेन बात है सिर्फ राज्यसभा का MP बनना एक बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे आए चलेंगे वो लोग भूल जाए, लेकिन उन्होंने समाज के लिए क्या किया इस बात के लिए याद रखें। तो ये काबिल आदमी है, कुछ अच्छा करेंगे, बहुत सारे लोगों का भला होगा। तो आप ये कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर कि हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। भाई साहब एक सीट है, एक सीट में तो फिर एक कोई मिलेगी, फिर बाकी को तो काबिल बंदा आगे आता तो समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मेरे कहने का पर्पज ये है कि काबिल बंदा आगे आता, आप देखना आने वाले टाइम में इनकी परफॉर्मेंस और अच्छी रहेगी। तो मैं तो देखता हूँ कि ऐसे लोग अगर OBC में होते तो OBC में जाट आरक्षण जिस तरह से हुआ था उस समय OBC वाले एक हो जाते थे भाई साहब, हालात अलग होते। OBC के 2-3 MP बनते हरियाणा से, अगर ये थोड़ा सा भी कुछ करते पूरे इंडिया में उसका असर पड़ता। लेकिन क्या कि ये फिर भूल जाते हैं अपने छोटे छोटे चुग्गे में, इनको चुग्गे डाल देते हैं कि इधर का MLA बना देंगे, इलेक्शन की तारीख कर ले, टिकट विकट मिलनी नहीं, चुग्गा डालिए। इतने में मैंने देखा ना कई लोग अपने आप को MLA समझने लगे थे जाट आरक्षण वाले में, काम करने वाले हमारे जैसे लोग, काम हम करें और वो नेतागिरी वो करें। तो ये जो समाज की छोटी सोच है, समाज के छुट भई नेता है कि हम ये बन जाएंगे, इनको कुछ मिलता भी नहीं है और समाज का भी भला नहीं कर पाते हैं। तो जो भी नेता लोग हैं, ये छुट भैया नेता अपने आप को जो नेता कहते हैं, वो नेता नहीं है। नेता बनने के लिए आप पहले काम करो भाई साहब, काम इतना कर दो कि लोग कहें यार ये बंदा काम का, इसको तो बुलाओ, तब लोग तुम्हारे साथ करो। काम करना नहीं चाहते, एक भीख दे दो, या मैं MP बना दो, मैं ये बना दो, ये बना दो, तो ऐसा थोड़ा कुछ मिलेगा। तो OBC समाज ने जाट आरक्षण के टाइम पे जो थोड़ी सी अन्याय अत्याचार हुआ था, सैनी समाज के लोगों को टारगेट किया गया था, वो अच्छा मौका था कुछ करने का,
तो लोगों ने कुछ करने का सोची नहीं। अगर वो करते तो राजकुमार सैनी ने ऑफर भी करा था, खड़ा हुआ, पार्टी बनाई, मेहनत करी। अगर ये उस समय कुछ उसको भाई साहब 10-20 सीट देते तो कुछ बदलाव आता। और उन्होंने देख लो, राजकुमार सैनी ने मेहनत करी और वो हलवा खाया नायब सैनी ने। अब नायब सैनी की हालत क्या है, पीएन को ट्रांसफर नहीं करवा सकता, कहा था ना वो वाई प्रवीण कुमार के केस में, खुल्लर के सामने और वो सब बैठे थे, वो संदीप वाल्मीकि था जब, किस तरह से अपनी। तो सोचो एक सीएम लेवल का बंदा, ऐसे सीएम में क्या फायदा जो पीएन के ट्रांसफर नहीं करवा सकता। तो बस वैसे ही हंस रहा है पब्लिक में, हवा बनाने के पब्लिक बेवकूफ बन रही है। तो ये जो ओबीसी की ताकत है वो एक दिन में नहीं आती। ट्रांजिशन जो होता है, बदलाव जो होता है, जैसे नीतीश कुमार एक दिन में था ना बना, मंडल आयोग के बाद पहले लालू मुलायम थे, तो बिहार वगैरह में भाई साहब भूमियर लोग हैं, इनको यादव और दो पिछली जातियों इनको मारते थे। तो लालू ने वहां के लोगों को मौका दिया, अपने स्टेज पे बिठाया, उनको सम्मान दिया। जब ये वहां पर सीएम बनने लायक पहुंचा तो मुलायम ने भी काम करे, उन्होंने, ठीक है बाद में यादव जाति थोड़ी आगे आ गई, लेकिन उन्होंने लोगों को मौका देता वो सीएम बनने लेवल तक पहुंचे। वो उन्होंने अपनी ताकत खुद बढ़ाई कि वो खुद सरकार बना ले। नीतीश कुमार कह रहा है इसने उस एक लेवल से ऊपर नहीं सोचा, बस गठबंधन में इधर से उधर लग रहा है, किसी तरह मेरी कुर्सी बची। तो विचारधारा को रामविलास पासवान ने भी आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए जो सरकार मिली उसी में मंत्री बन गया, जो सरकार मिली उसी में घुस गया, अपनी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए वो 5-7 एमपी से ऊपर नहीं पहुंच पाए। तो नीतीश कुमार ने जो गलती करी, ठीक है वो 20 साल तक सीएम रह लिया, पिछड़ों को थोड़ा बहुत कुछ फायदा लगा हुआ जब इसको बार बार जिताते रहे, लेकिन जो विचारधारा को आगे ले जाना था, अपने दम पर आगे बनना था, उसमें बीजेपी का पनप नहीं दिया, बहुत बड़ी गलती करी है। उसी की वजह से आज वो इस मुकाम पर खड़ा है कि उसको बेइज्जत करके इस तरीके से उसको सत्ता से बाहर कर दिया। तो हमारे लोगों को समझना पड़ेगा जो षड्यंत्रकारी लोगों में किस किस तरह के षड्यंत्र रख सकते हैं, कि सारा काम शराफत से होने वाले नहीं है। तो अपनी जो वजूद है उसको बढ़ाने के लिए क्या काम करना है, दुश्मन का षड्यंत्र उससे कैसे बचना है, दोनों पे ध्यान रखना है। तो आपकी एनर्जी, इन्होंने सोचा ऐसे ऐसे लोग रख रखे हैं, सोचो दुश्मन को, आपके दुश्मन को गाली दे रहे हैं और वो पता चला आपकी बात लेके और वो आपके दुश्मन को पहुंचा रहे हैं। आप सोच सकते हो कि ऐसे छात्र भी लोग हो सकते हैं। तो ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनका काम तो ये षड्यंत्र करना, उनको तो किसी भी तरीके से अपना काम होना चाहिए, षड्यंत्र कैसे भी रच ले, उनका ईमान होता नहीं। तो इस तरह से हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि जिन लोगों के जैसे और लोगों को निपटाया गया और सहयोगी दलों को निपटाया गया, तो आगे भी क्या होगा। तो आगे जो निवेदन है कि बीजेपी वाले को लोगों पर भरोसा ना करें, ना आरएसएस पे भरोसा करें। अब तुमने भरोसा करा था, हरियाणा वालों ने भरोसा करा था, अभी हुड्डा सीएम बनने की बात थी, तब ये थोड़े कुछ जाट लोग इकट्ठे हुए, तो उन्होंने भाई साहब इनको देखा है तो जाट आ जाएंगे दोबारा, तो उन्होंने उठा के नायब सैनी को वोट दी, तो नायब सैनी की हालत उससे खराब कर दी, इन्होंने तो उससे ज्यादा काम खतरनाक कर दिया। तो इससे अच्छा तो अपने लोगों को ही वोट देते हैं, आजाद कैंडिडेट को जिता देते हैं, उस पर भी नहीं कर रहे। तो ये ज्यादातर देखता हूँ ओबीसी की बर्बादी का जो कारण रहा है, बीजेपी की इनकी तरफ झुकावने को, वो जो हम तो राष्ट्रीय पार्टी देंगे, अपना बंदा खड़ा उसको 500 वोट नहीं मिलते। तो राष्ट्रीय पार्टी तुमने देख लिया ना गुलामी करके, राष्ट्रीय पार्टी ने तुम्हें क्या दिया। तुम्हारे बच्चों की हालत इतनी बड़ी है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी पे जा रहे हैं, इन्होंने तुम्हारी नौकरियां थी 4500 नौकरी में इनको भर्ती कर दिया, छोटी मोटी कलर लगा दी, उसी में खुश हो गए, हो जी हमारे को तो न्याय मिल गया। और खुद कहाँ जा रहे हैं, आईएएस बी, ए और बी की नौकरी में जा रहे हैं। तो आप बेवकूफ़ी करोगे तो भाई साहब आपकी कीमत तो ऐसे चुकाएगी। इसकी बजाय अपने लोगों को मौका देते तो वो ठीक है, एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे 10-15 साल में उसका असर होता। क्योंकि कोई भी ताकत एक दिन में नहीं बढ़ती, मजबूती एक दिन में नहीं आएगी, मजबूती धीरे धीरे जो आती है ना वो ज़्यादा कामयाब होती है। तो इतने लोग ताकतवर अपने एक दिन में थे ना बने। अब अटल बिहारी भी बीजेपी 2 सीट से शुरू हुई थी, 2 सीट से कहाँ तक पहुंचे, तो ट्रांजिशन बदलाव एक दिन में थोड़ा है। तो आप इस चीज़ को, सत्ता के गेम को नहीं समझोगे तो भाई साहब ऐसे गुलामी करोगे, और अब आने वाले 50 साल तो तुम्हें मौका मिलने वाला है नहीं, क्योंकि षड्यंत्र लोग तुम्हें आने नहीं देंगे, तुम्हारे को कमाई के रास्ते बंद कर दिए, तुम्हारे को बिजनेस में टिकने नहीं दिए, बिजनेस से तुम्हें बाहर कर दिया, बड़ी नौकरी से बाहर वहाँ पहुंचने नहीं दिया, ना एमएलए बनने दिया, पावर की पोस्टों पर नहीं पहुंचे, तो तुम गुलामी करोगे। वैसे जाओ करो गुलामी, आगे पीढ़ियाँ खत्म। तो साथियों ये बहुत ही गहरी समस्या है और हमारे लोग समझ नहीं रहे। बड़ा दुख होता कई बार देख के, भगवान पता नहीं इनको बुद्धि कब इनको आएगी, कब ये समझेंगे, इस बात को समझेंगे। जब लड़ना शुरू करेंगे तब भी कई साल लगेंगे, 20-30-10-15 साल तो तब लगेंगे जब समझ जाए। अभी तो समझ ही नहीं रहे। पहला स्टेप है समझना कि षड्यंत्र कहाँ हो रहा है, कौन तुम्हारा नुकसान कर रहा है, कौन तुम्हारा दुश्मन है, और उसकी षड्यंत्र को समझना, फिर उसके षड्यंत्र को रोकना, अपने आप को बचाना और उसको षड्यंत्र करने से रोकना। दोनों तरीके से काम करना पड़ता है। मतलब बुराई जो बढ़ रही है, एक तो बुराई जहां से पैदा हो रही है उसको रोकना, और एक जो चल रही है उसको रोकना। तो 2 पॉइंट पे जब काम करते हैं जब जाके बुराई रुकती है। तो साथ ही मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही गहरी जानकारी देने का प्रयास किया, और मुझे विश्वास है कुछ लोग इसको समझेंगे और ये तेरा मेरा छोड़कर एक अच्छे बंदे को आगे आने दें, ताकि समाज में कुछ काम हो। और मैं जहाँ तक देखता हूँ कि औरों ने तो गुलामी करी है, राज्यसभा के मेंबर भी बन के कौन सा गलत करनी गुलामी होती है, यहाँ बैठ जाए यहाँ खड़ा हो जाए, इस तरह के एमएलए भी बनते हैं। तो ये बंदा सही बंदा है, काम करेगा, कुछ ना कुछ समाज का भला होगा। अच्छे लोग आते हैं वही कुछ कर पाते हैं।
तो इन्होंने मुझे कहा था, जो जाट आरक्षण में जज थे, उन्होंने कहा था बेटे आप जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। कुछ परिस्थिति बस ठीक है, हम नहीं आ पाते क्योंकि वहाँ पैसा भी चाहिए, तो 1 लेवल तक पहुँचना जरूरी है। तो हमारे जैसे लोगों को तो इसलिए रोकते हैं कि काबिल बंदा आ गया तो ये खलबली मचा देगा। लेकिन हमने बिना पावर पोजिशन के बहुत सारे काम कर दिए, लोगों का भला तो हो रहा है, कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। लोगों को आज नहीं समझ में, कल आई, कल नहीं तो परसों आएगी। तो साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक गहरे मुद्दे पर अपने विचार समझाने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है जानकारी बहुत सारे लोगों की मदद करेगी और ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग हैं उनको जगाने का प्रयास करेगी, अच्छा रास्ता दिखाने का कोशिश करेगी। और आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आए भीतर से भीतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।